एक बात बताओ मुझे जरा, कल अपन ने कहां तक पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था ना? ओके, चलिए। सो देखिए, सबसे पहले सारे बच्चों में से जिस किसी को जहां कहीं जो भी कल की क्लास में डाउट रहे वो आप पहले बताएं, फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। बताओ जरा जल्दी जल्दी। टिश्यू में इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब हुआ, जैसे बेटा अपन अपने घर पे एक दीवार बनाते हैं, ठीक? दीवार बनाने में अपन ने ब्रिक्स लगाई, जो ब्रिक्स है वो क्या हो गया? सेल। साथ में ब्रिक्स के बीच में अपन सीमेंट भी लगाते हैं, सीमेंट बालू वगैरह मिला के, तो वो क्या हुआ? ब्रिक के बीच का स्पेस हुआ, ब्रिक के बीच का मटेरियल हुआ, तो वो क्या हो गया? इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर सब्सटेंस हुआ। जब मैं कहूंगा दीवार क्या है, तो वो दीवार क्या केवल ईंटें हैं? नहीं, ईंटों के साथ बीच में जो सीमेंट भरा है, जो मसाला भरा हुआ है, उसको मिला करके अपन दीवार कहेंगे। तो ऐसे टिश्यू का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances performing a common function is called as a tissue. तो आगे बढ़ जाए। देखिए, तो कल अपन ने जो बात की थी बेटा, तो उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था और हमने बात छोड़ी थी यहां पर कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होती हैं, यानी कि सेल्स एक दूसरे के पास पास हैं। अब यहां देखिए, सेल्स के एक दूसरे के पास पास होने की वजह से कौन कौन सी बातें निकल के आने वाली हैं वो अपन जरा देखते हैं। ये सेल के बीच में यहां पे अपन ने क्या बना दिया? न्यूक्लियस। अब देखो, सबसे पहली बात, यहां जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर अरेंज्ड एज यूनिफॉर्म लेयर। सेल बेटा किसके फॉर्म में अरेंज्ड है? यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में। यानी कि यहां पर एपिथेलियल टिश्यू की एक खासियत है जो बाकी टिश्यूज के अंदर नहीं पाई जाती है, वो ये है कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो अपने आप में किसके फॉर्म में अरेंज्ड हैं? लेयर्स के फॉर्म में अरेंज। तो पहली बात अपन याद क्या रखेंगे कि सेल्स अरेंज किसके फॉर्म में होती हैं? यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। न केवल यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, बल्कि और अगर हम बात करें तो यहां पे हमने कहा था कि देयर विल बी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम पाया जाएगा या फिर ऑलमोस्ट क्या रहेगा? एब्सेंट होगा। तो हमने कहा कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, और क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है तो इसकी वजह से यहां पर इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स पे या सब्सटेंस कंपेटिबली क्या पाया जाएगा बेटा? कम। तो हमने कहा कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम है। अब सेल्स के बीच में नहीं है स्पेस। जब अगर सेल के बीच में स्पेस नहीं है तो क्या ब्लड वेसल यहां पर होंगी? नहीं, इसके बीच में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएंगी। तो अगली बात हमने समझी कि यहां पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी। अब अगर ये ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं तो हम इस चीज को नाम देते हैं कि ये टिश्यू ए वेस्कुलर है। क्या बोलते हैं? ए वेस्कुलर। यानी कि वेस्कुलर होना या वेस्कुलेशन वर्ड का मतलब है वहां पे ब्लड वेसल्स पाया जाना, ठीक? वेस्कुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी अगर अपन बात करें तो वेस्कुलर का मतलब होगा जहां पे कई सारे मटेरियल्स के आने जाने के लिए जगह हो, उसको अपन क्या कहेंगे? वेस्कुलर। और जहां मटेरियल्स के आने जाने को जगह नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? एवेस्कुलर कहेंगे। तो इसको मैंने अगर एवेस्कुलर कहा तो क्यों कहा? क्योंकि यहां पे ब्लड वेसल्स क्या है? एब्सेंट। और ब्लड वेसल्स समझिए एब्सेंट क्यों है? क्योंकि सेल्स एक दूसरे के हैं पास पास। तो भले ये टिश्यू एवेस्कुलर है पर उसके बावजूद इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी, इन सेल्स को फूड की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, सेल CO2 भी बनाएंगी, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बनाएंगी, इन सबके रिमूवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि भाई जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा
मौजूद रहेगा ओवर कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसके ऊपर पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पर। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये होता है वेस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहेगा बेटा? वेस्कुलर होगा। एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पर डायग्राम देखें। ऊपर वाले डायग्राम के अंदर आप देखें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। ये न्यू वाला नहीं है, इसमें क्या है, कुछ एक पेज छपे नहीं है, बस ये पंगा है। इसमें तो होगा ही नहीं है डायग्राम। जिसके अंदर टिश्यू दिया है वहां अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 103 पर आपको ऊपर एक डायग्राम मिला। इसमें अगर आप देखो आपको ब्लड कैपिलरी दिख रही है। इसके अंदर देखो रेड कलर की एक ब्लड कैपिलरी दिखी साइड में, ठीक। तो वहां पर अगर ब्लड वेसल मौजूद है तो ये डायग्राम है कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर होता है कि नहीं? तो हाँ, कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर है। तो अब इपिथेलियल टिश्यू जो कि एवेस्कुलर है उसको सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे की तरफ पाया जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये बच्चों कैसा होता है? एवेस्कुलर होता है। तो आपने कहा कि एवेस्कुलर है, कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर है। अब कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू इन दोनों के बीच में पाई जाती है एक मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या मौजूद है? एक मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेस यानी कि नीचे, बेस कहां? नीचे। तो क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मौजूद होती है तो इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं। एक तरफ एपिथेलियल टिश्यू ने सेक्रीट किए यहां पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या सेक्रीट करे बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। देखो जब आप कहते हो ग्लाइकोप्रोटीन तो आपको इसके नाम में एक वर्ड क्या दिखाई देता है? ग्लाइको। दूसरा क्या दिखाई दिया? प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब आप जानते हैं, प्रोटीन तो जानते हैं ना, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ग्लाइको वर्ड जहां कहीं भी आएगा तो हमेशा उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। तो हमने यहां पर कहा कि ये यहां पे ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है। क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहां पर पाई जा रही है ये ग्लाइकोप्रोटीन अपने आप में एक लेयर बना रही है। ये जो लेयर यहां पर बनी इस लेयर को अपन नाम देते हैं बेसल लमाइना। क्या कहा जाता है? बेसल लमाइना कहा जाता है। एंड दिस बेसल लमाइना इज सेक्रीटेड बाय इपिथेलियल सेल्स। तो इसका सेक्रीशन किसने किया बेटा? इपिथेलियल सेल्स ने। चाहे तो आप ये कहें कि इपिथेलियल टिश्यू की सेल सेक्रीट करती हैं, या सिंपली आपने बोल दिया इपिथेलियल सेल। तो इपिथेलियल सेल ने अपने नीचे की तरफ कौन से मॉलिक्यूल सेक्रीट किए? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बनाया? लेयर। जो लेयर बनी उसका नाम क्या है? बेसल लमाइना। अब इधर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इस कनेक्टिव टिश्यू ने यहां पर क्या किया बेटा? कुछ फाइबर सेक्रीट किए जो कि एक प्रोटीन के बने हैं और इस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पूरे एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है कोलेजन प्रोटीन। तो इस कोलेजन प्रोटीन के बने हुए कुछ फाइबर यहां सेक्रीट किए या फाइबर्स यहां पर बनाए। अब ये जो फाइबर्स बनाए इन फाइबर्स को मैं कुछ कंपेयर कर सकता हूं एक थ्रेड के साथ या एक धागे के साथ। फाइबर को किससे कंपेयर कर सकते हैं? थ्रेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने कुछ धागे हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए ऐसे करके, ठीक। अब तुमने क्या किया? उस पर फूंक मारी, धागे उड़ जाएंगे कि नहीं? उड़ जाएंगे ना। अब अगर हम चाहते हैं कि धागे अपनी जगह बने रहें तो इन धागों को आपस में चिपकाना है। चिपकाने के लिए अपन ने क्या किया कि कोई भी ग्लू लिया, लेट्स से फेविकोल।
फेविकोल लेकर के आपने नीचे एक लेयर बनाई फेविकोल की, ऊपर आपने धागे डाले, ऊपर से आपने फेविकोल की एक लेयर और बना दी। अब इसे सुखा दो, उसके बाद अब फूंक मारने पे धागे उड़ेंगे क्या? नहीं। यानी कि जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को अपनी जगह आपको बनाए रखना है। तो इन फाइबर्स को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए यहां पर इनके बीच में मौजूद होता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है बेटा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। तो यहां पर मौजूद होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो इधर देखो क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो मैंने कहा कि यहां पे कोलेजन फाइबर्स हैं, और कोलेजन नाम किसका है? प्रोटीन का नाम है ना। एंड दीज कोलेजन फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब इस टर्म को जरा समझते हैं कि भाई म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो पॉलीसैकेराइड वर्ड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड वर्ड का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। और म्यूको वर्ड किससे मिलता जुलता है? म्यूकस से। म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि चिपचिपे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। लाइकवाइज कभी भिंडी काटी है, तो भिंडी काटते हैं तो बीच में एक स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो ऐसा चिपचिपा सा जो मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर सस्पेंडेड कौन है? कोलेजन फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर म्यूकोपॉलीसैकेराइड में सस्पेंडेड हैं, ये मिल करके फॉर्मेशन करते हैं एक लेयर का जिसे कहा जाता है फाइब्रस लेमाइना। क्या बोलते हो? फाइब्रस लेमाइना कहा जाता है। एंड दिस फाइब्रस लेमाइना इज सेक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका सेक्रीशन किसने किया बेटा? कनेक्टिव टिश्यू ने। तो कनेक्टिव टिश्यू ने सेक्रीट किया फाइब्रस लेमाइना, और एपिथेलियल टिश्यू ने क्या बनाया? बेसल लेमाइना। ये बेसल लेमाइना और ये फाइब्रस लेमाइना दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों को मिला करके क्या नाम होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम होता है। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं? दो। ऊपर वाली लेयर का नाम बेसल लेमाइना, नीचे वाली लेयर का नाम फाइब्रस लेमाइना। बेसल लेमाइना का सेक्रेशन किया एपिथेलियल टिश्यू ने, फाइब्रस लेमाइना को सेक्रेट किया कनेक्टिव टिश्यू ने। बेसमेंट मेम्ब्रेन किस किस के बीच होती है? कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हम कहते हैं कि दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये क्या होती है बच्चों? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो इस टर्म को जरा समझते हैं। पहले अपने को पता हो कि परमिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो परमिएबल का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये मेम्ब्रेन है, तो इसके आर पार आने जाने की जो क्षमता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। मेम्ब्रेन के आर पार आने जाने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। जब आपने कहा कि फ्रीली परमिएबल, पहली कंडीशन आती है फ्रीली परमिएबल, हर चीज के लिए परमिएबल है, तो उसे आपने कहा फ्रीली परमिएबल। फिर एक टर्म आती है इम्परमिएबल, मतलब किसी भी चीज के लिए परमिएबल नहीं है। और फिर आया सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजों के लिए परमिएबल है और कुछ के लिए परमिएबल नहीं है। तो आप देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे मान लो एक कॉटन का एक कपड़ा दिया, क्या वो कपड़ा एयर के लिए परमिएबल है? हाँ। क्या वो पानी के लिए परमिएबल है? हाँ। यानी कि ये क्या है? फ्रीली परमिएबल है। फिर हमने क्या किया, एक पॉलीथिन ली। ठीक, बाजार से अपन सब्जी लाते हैं या दूध लेके आते हैं पॉलीथिन, वो जो पॉलीथिन क्या एयर के लिए परमिएबल है? नहीं। क्या वाटर के लिए है? नहीं। यानी कि कैसी हो गई? इम्परमिएबल हो गई। अब हम एक लेते हैं सर्जिकल मास्क, जो अपन कोविड वाले टाइम पे लगा रहे थे ना, तो वो सर्जिकल मास्क का एग्जांपल लेते हैं।
वो सर्जिकल मास्क वाटर के लिए परमिएबल होता है? नहीं, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। क्या एयर के लिए परमिएबल है? हाँ, तभी तो हम लगा के सांस ले पा रहे हैं। मतलब कि इट इज परमिएबल फॉर एयर बट नॉट परमिएबल फॉर वाटर। तो वो कैसा हो गया? सिलेक्टिवली परमिएबल हुआ। तो आपने कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो आपने कहा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कितनी लेयर की मिलकर के बनी होती है? दो, एक बेसल लेमाइना और दूसरा फाइब्रस लेमाइना। अब यहां देखिए, ये जो आपका इपिथेलियल टिश्यू है, इस इपिथेलियल टिश्यू की दो साइड हुई ना, एक तो नीचे वाली साइड विच इज टुवर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक ऊपर वाली साइड। तो इसकी साइड कितनी हो गई? दो, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। अगर मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों में से कौन सी साइड इसका फ्री सरफेस है, तो इस टिश्यू का फ्री सरफेस कौन सा है? ऊपर वाली साइड या नीचे वाली? ऊपर वाली। तो ये जो ऊपर वाली साइड है, इसको मैंने कहा कि ये क्या है बच्चों? फ्री सरफेस। अब ये जो फ्री सरफेस है, ये फेस करती है आइदर आउटसाइड मेम्ब्रेन या आउटसाइड एनवायरमेंट और अ बॉडी फ्लूइड। या तो आउटसाइड एनवायरमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही होती है। तो आउटसाइड एनवायरमेंट या बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही कौन सी पाई जाती है? फ्री सरफेस। अब समझिए, पहले आपने क्या कहा कि फेस किसे कर सकती है? आउटसाइड एनवायरमेंट। जैसे हमारी स्किन पर इपिथेलियल टिश्यू है, इसका फ्री सरफेस ये है, फेस किसे कर रहा है? आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस कर रहा है ना? एनसीईआरटी में पेज नंबर 273 पर आ जाए। पन्ना नंबर 273 आ गए। इसमें देखो नीचे दिया है एक डायग्राम, नई एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 186। इसमें नीचे वाले डायग्राम में आप देखो तो एल्वियोलाई के नीचे एक ब्लड कैपिलरी दिखाई है ना? ये ब्लड कैपिलरी भी इपिथेलियल टिश्यू की बनी है। और इस ब्लड कैपिलरी में क्या भरा होगा? ब्लड। इस कैपिलरी में नए वाले में 188 होगा, नीचे वाला डायग्राम देखो, ठीक। और पुराने वाले में 273। अब देखो नीचे ब्लड कैपिलरी में क्या भरा होगा? ब्लड। तो यानी कि जो इपिथेलियल टिश्यू है, वो या तो फेस किसे करता है? बॉडी फ्लूइड को। ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड है ना? या फिर स्किन पर ये फेस किसे करेगा? आउटसाइड एनवायरमेंट को। तो हमने कहा कि या तो आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस कर रहा होता है या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। कौन फेस कर रहा होता है? फ्री सरफेस फेस कर रहा होता है। तो अपने को इतनी बात ये समझ में आई। फटाफट इसको लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। ये पेन ड्राइव किसकी रहेगी यार?
जनरली कोलेजन फाइबर ज्यादा पाया जाता है, हालांकि कुछ मात्रा में रेटिकुलर फाइबर हो सकते हैं, पर उसकी अपन अभी उतनी ज्यादा बात नहीं करते, चीजों को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। आगे बढ़ जाए। देखिए, अब बच्चों जो इपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री सरफेस है, अच्छा एक बात समझना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी एनिमल टिश्यू चैप्टर में यहां पे नहीं लिखती है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे कई जगह पे जिक्र आता है। तो इसलिए हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हम एनसीईआरटी को उस तरीके से पढ़ें जैसे कि आगे आने वाली जो चीजें हैं वो भी अपनी साथ के साथ कवर होती जाए। ठीक, तो हम हर जगह पढ़ एनसीईआरटी ही रहे हैं, बस सिर्फ अंतर इतना है कि मैंने एनसीईआरटी तुमसे पहले पढ़ रखी है, तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी में आगे कहां पे क्या क्या चीजें आने वाली, तो हम उन चीजों को भी यहां लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही जब अगर हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस को, तो जनरली तो फ्री सरफेस आपको ऐसा ही दिखाई देता है, पर कुछ मामलों में इस फ्री सरफेस के आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी दिखाई देते हैं, यानी कि फ्री सरफेस पर आपको कुछ बदलाव भी दिखाई देंगे। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस आपको यहां दिखाई देते हैं उनको भी एक बार जरा देख लिया जाए। तो हम अब बात करने वाले हैं अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री सरफेस। So about modification of free surface of epithelia, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री सरफेस है इसके कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से चेंजेस पाए जाते हैं। तो यहां जब इसके मॉडिफिकेशन देखते हैं तो आप देखिए, पहला जो टिश्यू है इसके अंदर सेल्स, ये बेटा यहां पास पास में है, तो इस तरीके से करके सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स के नीचे की तरफ यहां पर पाई जा रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां नीचे की तरफ हो गई, इसको अपन ने यहां डिनोट कर दिया। अब सेल का जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं। तो पहले वाले केस में सेल के फ्री सरफेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको अगर आप ध्यान दें तो ये अंदर की तरफ से खोखले हैं, अंदर की तरफ खाली है ना, खोखले से सरफेस पाए जा रहे हैं। वहीं पर जब आप देखते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन के अंदर, तो दूसरे मॉडिफिकेशन में आपको दिखाई देता है कि ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, और एपिथेलियल टिश्यू की जो ये सेल्स हैं इनका जो फ्री सरफेस है यानी कि ऊपर की तरफ, वहां फ्री सरफेस पर आपको कुछ सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये कुछ ऐसे करके हैं। आप अगर ध्यान दें तो सिलिया आपने कुछ ऐसे करके ही पढ़े कि सेल के फ्री सरफेस पर सिलिया पाए जाते हैं, और हर सेल में सिलिया का नंबर न्यूमरस होता है, कई सारे सिलिया पाए जाते हैं। तो सेल के फ्री सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट है। अब एक और कंडीशन, जबकि अगर सेल का जो फ्री सरफेस है, यहां फ्री सरफेस पर
ऐसे करके कुछ बेटा कोनिकल से प्रोजेक्शन हो, पर ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है दे मस्ट बी सॉलिड, हॉलो नहीं होने चाहिए। तो कैसे रहेंगे? कोनिकल से प्रोजेक्शन है, और ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो कुछ सॉलिड से कोनिकल प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं, और यहां पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है कि सारी सेल्स में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही, तो हमने कहा कि यहां पे सारी सेल्स में न्यूक्लियस ये पाया जा रहा है। अब हमारे पास यहां फ्री एंड, देखो अपन ने कहा था कि एक साइड किधर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ, एक साइड ऊपर की तरफ है। जो ऊपर वाली साइड थी उसी को तो हमने कहा था कि फ्री एंड है। तो फ्री एंड पर तीन तरह के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। पहला ये जिसे नाम देते हैं माइक्रोविलाई। पहले वाले को नाम क्या मिलता है? माइक्रोविलाई नाम मिलता है। आपने देखिए इंटेस्टाइन में विलाई पढ़े हैं? बताओ किस में पढ़े? स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और विलाई का काम क्या था? सरफेस एरिया बढ़ाना। विलाई को बनाने वाली जो सेल हैं उन सेल्स के फ्री सरफेस पर इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, क्योंकि विलाई से छोटे होते हैं और विलाई जैसे ही होते हैं, तो इसीलिए इनको माइक्रोविलाई नाम मिलता है। दूसरे ये जो है दे आर टर्म्ड एज काइनोसिलिया। इनको क्या बोलते हैं बेटा? काइनोसिलिया कहा जाता है। अब देखिए जब मैंने काइनोसिलिया कहा तो सिलिया वर्ड तो अपने को समझ में आता है। काइनो टर्म आई है काइनेटिक वर्ड से। कहां से आया? काइनेटिक। एनर्जी के दो फॉर्म, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक यानी कि एक जगह पर रुकी हुई है, लेट्स से जैसे मैंने इस पेन को यहां पे होल्ड करके रखा है, इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी है, और जब ये मूव कर रहा है तब एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनो यानी कि मूवमेंट, सिलिया यानी कि सिलिया, तो वो सिलिया जिसके अंदर मूवमेंट होता हो उसको आपने कहा काइनोसिलिया। और ये जो है इसे कहा जाता है स्टीरियोसिलिया। इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोसिलिया कहते हैं। अब ये जो स्टीरियोसिलिया है ये इमूवेबल होते हैं। तो फ्री सरफेस पर मॉडिफिकेशन कितने हैं? तीन। पहले का नाम माइक्रोविलाई, दूसरा काइनोसिलिया, तीसरा स्टीरियोसिलिया। पहले बात करते हैं माइक्रोविलाई के बारे में। तो देखिए माइक्रोविलाई फिंगर लाइक आपको दिख रहे थे, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? फिंगर लाइक। काइनोसिलिया को आपने देखा तो काइनोसिलिया इज थ्रेड लाइक। ये कैसे दिख रहे हैं? थ्रेड लाइक हैं, या आप कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल हैं। वहीं जो स्टीरियोसिलिया है, ये स्टीरियोसिलिया ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा? कोनिकल। तो ये आपको कोनिकल या पिरामिडल दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा कि माइक्रोविलाई कैसा है? फिंगर लाइक। काइनोसिलिया थ्रेड लाइक, स्टीरियोसिलिया कोनिकल। अब जो माइक्रोविलाई है ये इमूवेबल है, यानी कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। तो माइक्रोविलाई कैसा है? इमूवेबल। या माइक्रोविलाई में कोई मूवमेंट होता है? नहीं, माइक्रोविलाई में अपने आप कोई मूवमेंट नहीं होता। जो काइनोसिलिया है दिस वन इज मूवेबल। काइनोसिलिया कैसा है बेटा? मूवेबल है। यानी कि क्या काइनोसिलिया में मूवमेंट होता है? हाँ, काइनोसिलिया मूव करता है। स्टीरियोसिलिया ये भी इमूवेबल है, यानी कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। फिर अगला देखिए इनका पर्पस क्या है, क्यों पाए जा रहे हैं? तो माइक्रोविलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। ये क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा, और इस सरफेस एरिया की वजह से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एरो ऊपर की तरफ मतलब कि बढ़ रहा है, एरो नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज। तो सरफेस एरिया क्या किया? बढ़ाया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे मान लो अगर तुमसे टेबल पे थोड़ा सा अगर कहीं पानी गिर जाए और उस पानी को सुखाना हो, तो उसको सुखाने के लिए अपने को क्या अपन क्या करते हैं? तुरंत जैसे एक पेज फाड़ा या अपन ने हैंकी लिया और हमें जल्दी से एब्जॉर्ब करना है,
तो हमने पेज को पूरा, जितना बड़ा पेज है उतना, ये हैंकी को पूरा खोल के हमने उसके ऊपर डाला। जितना ज्यादा हैंकी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एब्जॉर्प्शन भी तो उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा। काइनोसिलिया का काम होता है मूव पार्टिकल्स in a specific direction। तो पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना, ये काम कौन करता है बेटा? काइनोसिलिया काम करता है। तो पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कराना, समझिए। जैसे मान लेते हैं ये सारे काइनोसिलिया इधर से इधर की तरफ बीट करते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम रख देंगे कोई पार्टिकल, तो पार्टिकल भी तो इधर की तरफ मूव करेगा ना। तो पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना, ये काम किसका होता है? काइनोसिलिया का। फिर कौन आया? स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया क्या करते हैं कि सरफेस एरिया तो बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, बट नो रोल इन एब्जॉर्प्शन। इनका काम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए, इधर अगर आप देखें, ये हॉलो थे। ये क्या थे बेटा? हॉलो। जब अगर हॉलो थे तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो वहां पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया। ये स्ट्रक्चर कैसी है? सॉलिड है। तो ये सरफेस एरिया तो बढ़ाएगा, पर एब्जॉर्प्शन में इसका रोल नहीं होगा। तो जब मैं कहूंगा सरफेस एरिया कौन कौन बढ़ाता है, तो तुम कहोगे माइक्रोविलाई और स्टीरियोसिलिया। मैं कहूंगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? माइक्रोविलाई। मैं कहूंगा पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कौन कराता है, तो ये काम किसका है? काइनोसिलिया का। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि पाई कहां पर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोविलाई के बारे में। तो ये माइक्रोविलाई पहले तो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पाया जाएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन पर बताओ क्या काम करेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा ये पाया जाता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पर। कहां मौजूद है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 292 पर आ जाएं, पेज नंबर 292। मिला देखो नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन के अंदर देखो क्या पीसीटी दिखाई देता है। पीसीटी के बाद लूप ऑफ एनले दिखा, लूप ऑफ एनले के बाद फिर आपको डीसीटी दिखाई दिया, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आपको मिला। तो ये जो पीसीटी वाला पार्ट है, नए वाले में पेज नंबर कितना है? देखो एक बार 207 कौन, ठीक। तो इसमें जो पीसीटी वाला पार्ट है, वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी पर। समझना, देखो हमारे अंदर बेटा ब्लड का वॉल्यूम होता है लगभग 5.5 लीटर के आसपास। चलो आपको थोड़ा सा खुश कर देते, 6 लीटर मान लेते हैं ब्लड, ठीक। कितना है? 6 लीटर। हमारे अंदर ये जो नेफ्रॉन है ना किडनी में, ये जो फिल्ट्रेट बनाते हैं, ये फिल्ट्रेट बनाते हैं लगभग 180 लीटर पर डे। कितना फिल्ट्रेट बनाते हैं? 180 लीटर पर डे। अगर आप इसे 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। 10 मिनट में कितना हो गया? 1250 ml, यानी कि 1.25 लीटर। 1 घंटे में अगर आप कन्वर्ट करें तो अब आप 12×72 कर दो, यानी कि लगभग कितना हो गया? 7.5 लीटर के आसपास। मतलब कि किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती है, अगर उतना पूरा फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो हमारा पूरा जो ब्लड है, उस ब्लड में से जितना भी पानी है वो 1 घंटे में बॉडी से बाहर निकल के खत्म, और अपनी कहानी भी खत्म। अब अगर हम देखें तो फिल्ट्रेट कितना बना? 180 लीटर। जबकि यूरिन का वॉल्यूम अगर हम देखें
तो 24 घंटे के अंदर यूरिन का वॉल्यूम लगभग 1 से 1.5 लीटर होता है। यानी कि 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना था उसमें से 1 से 1.5 लीटर कहां गया? बाहर। अगर 1 या 1.5 लीटर बाहर गया तो यानी कि उसमें से 179 लीटर या 178.5 लीटर फिल्ट्रेट वापस से रीअब्सॉर्ब होना है। इसमें से लगभग 80% रीअब्सॉर्प्शन का काम अकेले करती है पीसीटी। तो पीसीटी को चाहिए होगा सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा सरफेस एरिया किसे चाहिए था? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन को। क्यों? क्योंकि जो फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट का सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन इसे करना है। जो फूड हमने कंज्यूम किया उस फूड का सब जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादातर कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माइक्रोविलाई कहां कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पर। फिर इसके बाद अगला आया काइनोसिलिया। काइनोसिलिया के लिए अगर हम देखते हैं लोकेशन, तो काइनोसिलिया आपका पाया जाता है ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल। बता सकते हो मैं किस ऑर्गन की बात कर रहा हूं? लंग्स के बारे में ना। तो ये ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स पर पाया जाता है। काम क्या है इसका वो समझें। जो एयर बच्चा हम इनहेल कर रहे हैं उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी है, उसके अंदर पैथोजन भी है। हमारे लंग्स तक जब एयर पहुंचे तो ये एयर एकदम साफ हो जानी चाहिए। अब इसे साफ करने का तरीका क्या है कि एयर जब ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल से होकर के जाती है तो इन सब की वॉल पे म्यूकस होता है। वॉल पे क्या मौजूद है? म्यूकस। तो ये एयर जब जाकर के म्यूकस से टकराती है तो म्यूकस क्या करता है कि इस एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल और पैथोजन हैं उन सबको अपने साथ चिपका लेता है और एयर आगे यहां से एकदम साफ साफ सी जो एयर होगी वो बह करके कहां चली जाएगी? आगे। तो जो एयर यहां से बह करके आगे जा रही है तो अब उसके बाद इस म्यूकस में जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल और पैथोजन है, इस म्यूकस को कहां निकालना है? बाहर। तो कौन बाहर निकालेगा? तो इनकी वॉल पर क्या होता है? काइनोसिलिया। ये काइनोसिलिया ऊपर की तरफ बीट करेंगे। काइनोसिलिया के ऊपर की तरफ बीट करने की वजह से जो पूरा ये जो डस्ट पार्टिकल और म्यूकस है ये सारा कहां आएगा? ट्रैकिया में ऊपर की तरफ। जब ये अपने ग्लॉटिस पर आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम इसे स्पिट आउट कर देते हैं यानी कि थूक देंगे, या फिर हम इसे स्वेलो कर जाएंगे जिसके बाद ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला जाएगा। वहां पे डस्ट पार्टिकल वगैरह से कोई नुकसान नहीं होना। तो यहां पर काइनोसिलिया का काम क्या हुआ? इस डस्ट पार्टिकल वगैरह को यहां से फिल्टर आउट करना। ऐसे ही ये चीज और पाई जाती है फेलोपियन ट्यूब पर। कहां होती है बेटा? फेलोपियन ट्यूब। क्या आपको पता है कि फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट होता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ओवरी और यूट्रस के बीच में पाई जाती है। ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम। ओवरी से क्या रिलीज हुआ? ओवम। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवम है इसको जाकर के पहुंचना है यूटरस पर। तो अब ओविडक्ट में जो ये सिलिया मौजूद है ये सिलिया बीट करेंगे और इनके बीट करने की वजह से जो ओवम है वो ओवम ओविडक्ट में आगे क्या करेगा? मूव करेगा। तो आपने क्या कहा था कि ये पार्टिकल्स को मूव कराता है ना। यहां पे क्या हुआ? म्यूकस का मूवमेंट कराया और यहां पर मूवमेंट किसका हुआ? ओवम का मूवमेंट हुआ। तो ये दोनों जगह पर क्या पाए जाते हैं? काइनोसिलिया प्रेजेंट है। अब बात आती है स्टीरियोसिलिया की। तो स्टीरियोसिलिया जो पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट एट एपिडिडाइमिस एंड vas difference of male reproductive tract। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्ट्रक्चर कितनी पाई गई बेटा? दो। कौन कौन से स्ट्रक्चर की हमने बात की? वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस। ठीक। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं डिटेल में जब हम 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी इन दोनों जगहों पर क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसिलिया, जो कि इन दोनों का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता न होने की वजह से वहां पर न तो काइनोसिलिया पाया जाता है
न ही माइक्रोविलाई होता है। बस आपको सरफेस एरिया बढ़ाना था, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या पाया जाता है? स्टीरियोसिलिया। अभी अपने के लिए 11th के सिलेबस के हिसाब से जो दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक है माइक्रोविलाई, हमको याद रहे, दूसरा हमको याद रहना चाहिए काइनोसिलिया। ध्यान देंगे, ये चीज आपको यहां एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पर ये चीज जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तब हमारे काम आएगी। तो इसको यहां एनसीईआरटी के अंदर नहीं ढूंढना, यहां पे एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है, पर फिलहाल अभी आप इसको लिखेंगे, फिर हम उसके बाद बढ़ेंगे आगे। और मीन वाइल अगर कोई डाउट हो तो बिना पूछे बता दिया करो। ऑनलाइन वाले बालकों में से किसी को कहीं कोई डाउट? लिखा? कितने बच्चों को रह गया? लिखो लिखो, आराम से लिखो। अच्छा, क्या आपको पता है कि क्लास में जितना भी ये चीजें हैं, इस सब की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होती है? अन अकेडमी वाले ऐप पे आप लॉग इन करें, लॉग इन करके इस क्लास में आप जाएं, तो क्लास में जाएंगे तो आपको वहां पे आराम से इसकी पीडीएफ मिल जाती है। जैसे मान लो कभी कभी होता है क्लास में अपन ने कोई एक डायग्राम बनाया, जो डायग्राम बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा कलरफुल था, अपने पास पेन उतने ज्यादा कलर के नहीं थे, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो आप वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ आराम से सेव कर सकते हैं अपने पास। आगे बढ़ें। देखिए,
तो अब इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने बेटा एक बेसिक सी जानकारी जुटा ली है कि भाई बेसिकली इपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि इपिथेलियल टिश्यू के टाइप कितने होते हैं या इपिथेलियल टिश्यू होता कितने टाइप का है। तो जब मैं कहता हूं इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में, तो बेटा इपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में। कितने टाइप का होगा? तो अब ये जो दो टाइप का है, इनमें से पहला कहा जाता है सिंपल इपिथेलिया। पहले को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इपिथेलिया कहते हैं। एंड अदर इज कॉल्ड एज कंपाउंड इपिथेलिया। तो दूसरे का नाम क्या हो गया? कंपाउंड इपिथेलिया। सिंपल इपिथेलिया जो है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किसकी बनी होती है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होगी। जबकि कंपाउंड इपिथेलिया में यहां पर मैनी, और यूजुअली ये नंबर होगा 4 to 6 लेयर ऑफ सेल का। तो यहां पर सेल्स की कितनी लेयर पाई जाएंगी? 4 से 6 लेयर होती हैं। जबकि यहां लेयर कितनी होगी? एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 पर आए। आ जाओ एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 पर। नई वाली एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं मिलेगा क्योंकि पोर्शन आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं। 101 पे आओ। जब 101 पे आए तो यहां देखो आपको 4 डायग्राम दिए हैं। इन चारों डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको सेल की लेयर कितनी दिख रही है? एक। कितनी सेल की लेयर है? एक। यानी कि ये सारे डायग्राम किसके हैं? सिंपल के या कंपाउंड? सिंपल इपिथेलिया। पेज नंबर 102 पर आ जाएं। 102 पर नीचे वाला डायग्राम देखें। 102 पर जब नीचे वाला डायग्राम आपने देखा तो यहां पे सेल लेयर्स का नंबर एक है कि अनेक? अनेक है ना, एक से ज्यादा। अगर नंबर ऑफ सेल लेयर एक से ज्यादा है तो ये सिंपल इपिथेलिया है कि कंपाउंड? कंपाउंड। बोले तो सिंपल इपिथेलिया में सेल लेयर्स का नंबर कितना? एक। जबकि कंपाउंड में सेल लेयर का नंबर मैनी। सिंपल के अंदर एक, कंपाउंड के अंदर मैनी। यूजुअली नंबर कितना रहेगा? 4 to 6। अब ये जो सिंपल इपिथेलिया है, इस सिंपल इपिथेलिया में आप देखें तो हमने कहा कि बेस्ड ऑन सेल शेप इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यहां पर सेल शेप देखते हैं तो उसके बेसिस पर हम सिंपल इपिथेलिया को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है क्या। तो फिर से पेज नंबर 101 वाले डायग्राम्स पर आएंगे। डायग्राम्स में आप देखें, ऊपर का जो साइड है वो आपको रेड जैसे या पिंक जैसे कलर का दिखाया है, और साइड्स जो है वो आपको येलो जैसे कलर से दिखाई है ना। अगर आप पिंक जैसे कलर वाली साइड को देखेंगे तो वहां से डायग्राम में जो एबीसी डायग्राम दिए हैं, शुरू वाले 3 डायग्राम, उन तीनों डायग्राम में क्या आपको कोई अंतर दिखाई देगा? नहीं, लगभग एक जैसा दिखेगा। वहीं पे अब येलो वाली साइड देखना शुरू करें। येलो वाली साइड जब आप देखते हैं तो पहले वाले डायग्राम में सेल की ऊंचाई कम, चौड़ाई ज्यादा। बोलो दिखा के नहीं? सेल की ऊंचाई, चौड़ाई। दूसरे वाले डायग्राम में ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर। तीसरे वाले डायग्राम में ऊंचाई ज्यादा, चौड़ाई कम। तो अब यहां पर ये जो सेक्शन आप येलो वाला देख रहे हैं, ये सेल का क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ये क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लाइकवाइज मान लो अगर तुमने यहां पर इपिथेलिया को ऐसे देखा तो ये सरफेस व्यू है, ये पिंक वाला व्यू है, ठीक। अब आपको देखना है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो इसे यहां से काटो, ठीक। और काटने के बाद फिर हम ऐसे करके देखें तो ये सेक्शन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जो सेल शेप हमको दिखाई दे रही है, उसके बेसिस पर इपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं।
अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे, इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप्स हैं वो जरा देख लिए जाए। तो इसमें से सबसे पहला जो टाइप होता है, इसे कहा जाता है बेटा सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया। पहले वाले को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया कहते हैं। तो पहले वाले इपिथीलिया का नाम होगा सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया। अब देखिए, सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया को जब आप देख रहे हैं तो क्या आपको यहां पर सेल्स कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं, जिन सेल्स की ऊंचाई कंपैरेटिवली कम है जबकि विड्थ कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो सेल की ऊंचाई है कम और विड्थ है ज्यादा। यहां जो सेल्स हैं इनके नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बताओ होगी कि नहीं? होगी ना। जितना भी इपिथेलियल टिश्यू है, सारे इपिथेलियल टिश्यू में नीचे क्या पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो सेल की आपको दिखा कि ऊंचाई ज्यादा है, जबकि यहां पर सेल की ऊंचाई कम है जबकि चौड़ाई सेल की कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो आपने कहा स्क्वैमस इपिथेलिया है। यहां पहली चीज देखें, यहां पर जो सेल्स हैं इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती हैं। जो कि आपको दिखाई देंगी सरफेस व्यू में। तो पहले वाले डायग्राम में पिंक वाला पार्ट आप देखो, क्या आपको यहां सेल की बाउंड्रीज रेगुलर से दिख रही हैं कि इरेगुलर हैं? लगभग इरेगुलर आड़ी टेढ़ी सी बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो सेल्स की बाउंड्री कैसी रहेंगी? इरेगुलर। तो सरफेस व्यू में जब आपने देखा तो सेल की बाउंड्री कैसे दिखने वाली है बेटा? इरेगुलर। सरफेस व्यू में देखेंगे तो सेल की बाउंड्रीज कैसी हैं? इरेगुलर हैं। फिर आपने कहा जो सेल्स हैं इन सेल्स की हाइट कंपैरेटिवली क्या है? कम, जबकि इनके वेट कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो हाइट है कम जबकि वेट कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो इन सेल्स की हाइट कंपैरेटिवली कम रहेगी जबकि वेट कंपैरेटिवली क्या रहेगी? ज्यादा होगी। अगली बात आती है कि अगर आप यहां इन सेल्स को देखते हैं तो इन सेल्स में अगली जो चीज आपको देखने वाली है वो ये देखेगी कि जो सेल्स हैं दे अपीयर लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर। तो सेल कैसी दिखाई देती है बेटा? टाइल्स ऑफ फ्लोर के जैसे दिखाई देती है। तो हमारा जो फ्लोर है इसकी जो टाइल है, ये टाइल जो है, इस टाइल को अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता है कि टाइल की ऊंचाई होगी कम जबकि चौड़ाई क्या होगी? ज्यादा। ये जो टाइल में स्टोन यूज होता है, क्या आपको पता है कि इसको पेविंग स्टोन भी कहते हैं? क्योंकि जो फ्लोर है उसके लिए एक नाम पेवमेंट भी होता है। फ्लोर के लिए एक नाम क्या आता है? पेवमेंट। तो ये जो इपिथेलिया है इसकी सेल टाइल के जैसी दिखाई दे रही हैं। तो टाइल जैसे दिखने की वजह से ही इस इपिथेलिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेवमेंट इपिथेलिया। तो इस इपिथेलिया को क्या नाम दिया जाता है? पेवमेंट इपिथेलिया कहा जाता है। तो पेवमेंट इपिथेलिया आपने क्यों कहा? क्योंकि सेल्स कैसी दिखाई दी? फ्लोर के टाइल जैसी आपको दिखाई दी। तो इसीलिए आपने कहा इस इपिथेलिया का नाम होगा पेवमेंट इपिथेलिया। फिर अगला देखिए, यहां पे जनरली अगर हम बात करें तो बच्चे सेल का जो न्यूक्लियस है वो लगभग गोल यानी कि स्फेरिकल होता है ना? जब सेल खुद ही चपटी हुई है तो क्या इसका न्यूक्लियस चपटा नहीं होगा? होगा ना। तो न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा चपटा रहेगा। और न्यूक्लियस क्या होता है कि सबका न्यूक्लियस एक लेवल पे नहीं होता। इसका देखो थोड़ा सा ऊपर है, इसका थोड़ा सा नीचे, यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर और यहां पे थोड़ा सा नीचे। देखिए, अगर आप यहां पर इसका जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस को मिलाते हुए एक लाइन अगर आप खींचेंगे तो ये आप देखो, लगभग ये आपको ऐसे करके बेटा अगर एक लंबा सेक्शन हो तो ये आपको वेव लाइक फैशन में दिखेगा कि नहीं? है ना? समझ में आया? न्यूक्लियस को मिलाते हुए अगर आपने खींची एक लाइन और सेक्शन है लंबा
तो आपको कैसा दिखने वाला है? वेव लाइक फैशन दिखने वाला है। अब ये वेव लाइक फैशन क्योंकि आपको दिखेगा, तो इस वजह से अब यहां देखिए, आपने कहा कि इसके पास जो न्यूक्लियस पाया जाएगा ये कैसा रहेगा? फ्लैट न्यूक्लियस होगा। तो मैंने अगली बात कही कि इन अ लॉन्ग सेक्शन जो न्यूक्लियाई हैं, दे अपीयर इन वेव लाइक फैशन। तो न्यूक्लियाई कैसे दिखाई देते हैं बेटा? वेव लाइक फैशन में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं टिसिलेटेड इपिथीलिया। तो क्या कहा जाता है? टिसिलेटेड इपिथीलिया। तो सिंपल स्क्वेमस इपिथीलिया के नाम आपके पास कितने हुए? 3। पहला नाम सिंपल स्क्वेमस, दूसरा नाम पेवमेंट, तीसरा नाम टिसिलेटेड। सिंपल स्क्वेमस क्यों कहा? सेल की हाइट थी कम, वेट थी ज्यादा, सेल चपटी थी, इसलिए आपने क्या कह दिया? सिंपल स्क्वेमस। पेवमेंट कहा क्योंकि फ्लोर के टाइल जैसी दिखती थी। टिसिलेटेड कहा क्योंकि इनके न्यूक्लियस लगभग वेव लाइक फैशन में पाए जा रहे थे, इसलिए आपने नाम क्या दिया? टिसिलेटेड एपिथेलियम नाम दिया। तो हमने कहा कि लॉन्ग सेक्शन के अंदर न्यूक्लियस वेव लाइक फैशन में दिखाई देते हैं, इसीलिए नाम क्या मिलता है? टिसिलेटेड एपिथेलिया नाम मिलता है। अब बात आती है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। तो अगर आप बच्चे समझते हैं कि ये काम क्या करेगा, तो अब आपको कल वाली एक लाइन ध्यान देनी होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेल की स्ट्रक्चर किसके हिसाब से बदल रही थी? फंक्शन। अगर एक पतली सी लेयर आप चाहते हैं कहीं पर मौजूद हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप कुछ ना कुछ डिफ्यूजन कर रहे होंगे, वहां से आप क्या कर रहे होंगे? डिफ्यूजन कर रहे होंगे, या फिर आप वहां से कुछ फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे। जब फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन चाहिए तो उसी के लिए तो आपको पतली सी लेयर आपको चाहिए। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो जब कोई मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पैसिवली अगर बह रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का जो स्मोक यानी कि धुआं है, वो हम देखते हैं कि अगरबत्ती के आसपास काफी ज्यादा होता है, वहां से दूर की तरफ फैलता जाता है ना? दूर की तरफ फैलता जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जा रहा है, बिना किसी एनर्जी के जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यही चीज अगर मैं सेल के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, वो सब्सटेंस यहां से धीमे 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 फैलते फैलते इस सेल को पार करके यहां चला जाए, तो इसी को अपन क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। अब डिफ्यूजन के टाइम पर हम ये चाहेंगे कि बीच में जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा से ज्यादा पतली हो, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी मेम्ब्रेन होगी अपने को डिफ्यूजन में उतनी ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हमने कहा कि ये क्या बनाएगा? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। सो इट फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये क्या बनाता है बच्चे? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। तो डिफ्यूजन वर्ड अपने को समझ में आ गया। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अभी हमने एल्व्यूलाई का डायग्राम देखा था, देखा ना? एल्व्यूलाई तक हमने मान लो एयर इनहेल की। इनहेल का मतलब क्या हुआ? अपन ने सांस ली, जोर से सांस लो। तुमने जब एयर इनहेल करी, अब छोड़ देना, ठीक? हाँ, जब तुमने एयर इनहेल करी तो अब ये एयर कहां पहुंची? एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई से अभी जो हमने डायग्राम देखा था पेज 273 पर, वहां से हमें समझ में आता है कि एयर को एल्व्यूलाई से कहां जाना है? ब्लड में। तो एयर का क्या होना है? डिफ्यूजन। कहां से कहां? एल्व्यूलाई से ब्लड में। बीच में एल्व्यूलाई और ब्लड के बीच में अपने को याद है ना डायग्राम, जहां पर ने देखा था कि एल्व्यूलाई की सेल्स की एक लेयर थी और ब्लड कैपिलरी के सेल्स की एक लेयर पाई जा रही थी।
अगर वो लेयर की थिकनेस होती ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता, कम। अगर आपको चाहिए डिफ्यूजन ज्यादा तो थिकनेस क्या करो, कम। तो ये जो है एपिथेलिया क्या बना रही है, डिफ्यूजन बाउंड्री बना रही है ना। तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना किसका काम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया का काम होता है। अब फंक्शन के बाद बात आती है लोकेशन के बारे में। और एग्जाम के लिहाज से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर लोकेशन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो लोकेशन से ही पूछे जाते हैं कि ये एपिथेलिया कहां पाई जाती है, ये कहां है। तो हम सबसे पहले वो एग्जांपल्स याद करेंगे जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं। तो एनसीईआरटी यहां पर कहती है कि ये पाया जाता है एट एयर सैक्स ऑफ लंग्स। कहां पाया जाता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। डायग्राम याद है 273 वाला, एल्व्यूलाई पर मौजूद था। लंग्स के जो एयर सैक हैं, इन एयर सैक को आप क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं। इसको आपने क्या कहा, एल्व्यूलाई कहा। अगला, ये पाया जाता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहां पाया जाता है बेटा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल पर पाया जाता है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स उसी डायग्राम में हमने नीचे देखा था ना, एक ब्लड कैपिलरी की वॉल को। तो वो ब्लड कैपिलरी की वॉल में भी ये पाया जा रहा था। अब ध्यान दो, जो कैपिलरी है, या जैसे कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल में आपको देखना है तो पेज नंबर 103 पर आ जाएं। पेज नंबर 103 पे जो डायग्राम था उसमें आपको कैपिलरी दिखाई दे रही थी। लेफ्ट साइड में देखो, डायग्राम में देखिए इतना कैपिलरी, रेड कलर की मोटी सी एक ट्यूब कैपिलरी दिख रही है। ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी की वॉल में कौन सी एपिथेलिया पाई जाती है, सिंपल स्क्वामस। अब देखो बच्चे, ये कैपिलरी क्या रहेगी, लंबी। अगर ये कैपिलरी लंबी होगी तो यहां आपको टिसलेटेड वाला नेचर अच्छे से दिखाई देगा ना। तो ये जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, यहां वॉल ऑफ ब्लड वेसल पर ये आपको कैसे दिखाई देगी, टिसलेटेड आपको दिखने वाली है। तो आपने कहा कि यहां पर कैसे दिखेगी, टिसलेटेड। तो बोलो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया में इतनी बात समझ में आई। जल्दी से इसको लिखें फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्या लिख गया,
आगे बढ़े, ध्यान देंगे। फिर देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अभी तक जो सेल अपनी चपटी थी, ठीक, अपन सब मिलके मेहनत करते हैं, उस सेल की छत को थोड़ा सा देते हैं धक्का ऊपर, ठीक। जब सेल की छत को ऊपर की तरफ धक्का दिया तो अब सेल की ऊंचाई थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगी। जब सेल की ऊंचाई बढ़ेगी तो अब सेल की ऊंचाई और इसकी लंबाई, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर। पर साथ में आपको ध्यान देना है, ये जो सेल है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या 3D? 3D है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होगी तो यानी कि इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर। अगर हाइट, वेट और लेंथ बराबर हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर की क्यूब, क्यूब कहते हैं। तो अब ऐसी एपिथेलिया आने वाली है जिसके अंदर सेल्स की शेप आपको कैसी दिखने वाली है, क्यूब लाइक। जब अगर सेल्स की शेप आपको क्यूब लाइक दिखेगी तो आप इसे क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहेंगे। यानी कि अभी तक आपने जो बात की वो सिंपल स्क्वामस के बारे में बात की, और अब हम बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया के बारे में। तो अब ये जो सेल है, यहां पर आप देखें, अब बच्चे सेल की हाइट और वेट क्या होगी बेटा, बराबर। जब अगर हाइट और वेट लगभग बराबर हो जाए तो सेल कुछ इस तरीके की हो जाएगी, और इस तरीके की हुई तो अब आपने कहा कि सेल कैसी है, क्यूब लाइक है, यानी कि क्यूबॉइडल है। यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ ये आ गई। अब देखो सेल के अंदर बेटा स्पेस है ना, अब अगर स्पेस है तो साइटोप्लाज्म भी ठीक ठाक होगा, और साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस को भी स्पेस मिलेगा, तो न्यूक्लियस लगभग राउंड हो जाएगा और सेल में कहां पाया जाएगा, सेंटर पे। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो हमने इसके अंदर कहा सबसे पहले कि सेल की बारे में कि दैट सेल्स आर क्यूबिकल इन शेप। सेल्स का शेप कैसा है बेटा, क्यूबिकल है। अब क्यूबिकल इन शेप का मतलब हुआ कि सेल की हाइट, वेट और लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर। फिर अगला आपने देखा कि यहां जो न्यूक्लियस है ये लगभग कैसा रहेगा, राउंड होगा। तो आपने कहा कि राउंड न्यूक्लियस, और ये कहां पाया जाएगा, एट सेंटर ऑफ सेल। तो राउंड न्यूक्लियस है जो कि सेल के सेंटर पर पाया जा रहा है। तो ये जो एपिथेलिया हुई इसको आपने नाम दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। अब इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया में देखें तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया के अंदर अगली बात अपने को दिखाई देती है कि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया है इसमें कि ये पाई कहां कहां जाएगी, काम क्या करेगी। तो हम जरा एक बार देखते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में आप देखो, ये बेटा सेक्रीशन में रोल प्ले करती है और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। तो रोल कितनी जगह पर है, दो। पहला कहां, सेक्रीशन, और दूसरा एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन में रोल कहां है, तो उस बात को अगर हम देखें तो सेक्रीशन में आपको अगर इसका रोल देखना है तो ये पाई जाती है थायराइड ग्लैंड के वेसाइकल्स में। कहां मौजूद है बेटा, थायराइड ग्लैंड के वेसाइकल्स के अंदर पाई जाती है। अब थायराइड ग्लैंड कहां होती है, तो कल याद है अपन ने यहां बात की थी थायराइड की, नेक पे। थायराइड से कौन से हार्मोन आए थे, T3 और T4। ये जो T3 T4 हार्मोन है इनको सेक्रीट करने वाली स्ट्रक्चर थायराइड में जो पाई जाती है वो कही जाती है वेसाइकल। जूलॉजी में वेसाइकल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो, हॉलो हो। स्ट्रक्चर कैसी हो, स्फेरिकल होनी चाहिए, अंदर से कैसी हो, हॉलो। अगर एक स्फेरिकल हॉलो स्ट्रक्चर है तो उसे क्या कहा जाता है, वेसाइकल। यानी कि थायराइड ग्लैंड में कई सारी छोटे छोटे बबल्स जैसे पाए जाते हैं, ठीक। और वो जो बबल्स हैं उनकी जो वॉल है, वॉल पर कौन सी एपिथेलिया पाई जाती है, क्यूबॉइडल।
और यही क्यूबॉइडल एपिथेलिया हार्मोन का सेक्रीशन करती है, यानी कि किसके अंदर इन्वॉल्व है, सेक्रीशन में। सेक्रीशन के बाद दूसरा फंक्शन बच्चे आपने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन। कि अगला इसका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी इसका काम होता है। अब यहां जब आप कहते हैं कि इसका काम एब्जॉर्प्शन है तो देखें ये पाई जाती है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में। कहां पाई जाती है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अभी हमने बात की थी ना कि जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर होता है एक दिन में, और यूरिन कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 178.5 या 179 लीटर जो फिल्ट्रेट है उसका वापस से एब्जॉर्प्शन होना है। कौन करेगा, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के अंदर पाई जाती है, जहां इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो फंक्शन कितने, 2 पहला सेक्रीशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। ये दोनों क्यूबॉइडल एपिथेलिया के फंक्शन हुए। अब फंक्शन के बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने लोकेशन में क्या कहा है। तो लोकेशन में पहला कहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या कहा, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और लोकेशन के अंदर दूसरी जो बात करी है वो कहा है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। इसके बारे में कहा बेटा, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। अब ये देखिए डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स का मतलब क्या है। तो हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है ना। सलाइवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है, सलाइवा सेक्रेट करती हैं। ये जो सलाइवा है ये जाकर के कहां पहुंचता है, बक्कल कैविटी में। तो ग्लैंड से बक्कल कैविटी तक सलाइवा को लेकर के जाना किसी न किसी डक्ट का काम होगा, और वो जो डक्ट है वो है किसकी, तो उस ग्लैंड की डक्ट है ना। तो जब मैं कहता हूं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, तो मेरा मतलब क्या है कि जो ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है, जो भी ग्लैंड है जिसके पास डक्ट पाई जा रही है वो डक्ट किसकी बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया की बनी होगी। अब यहां पर लोकेशन में 2 चीजें होंगी। अब लोकेशन के बाद एनसीईआरटी स्पेशल मॉडिफिकेशन में जो बात करती है वो यहां कहती है कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। किसके बारे में बात की है बेटा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो कहा कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो है वहां पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलिया पर मौजूद होते हैं माइक्रोविलाई। तो क्यूबॉइडल एपिथेलिया है माइक्रोविलाई। और बताओ बेटा, माइक्रोविलाई फ्री सरफेस की तरफ पाए जाते हैं या टुवर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, फ्री सरफेस की तरफ होते हैं ना। किधर होंगे, टुवर्ड फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस की तरफ क्या पाया जाएगा, माइक्रोविलाई। जब अगर ये माइक्रोविलाई मौजूद होगा तो अब आप इसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्या कहा जाएगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया, इसको नाम दिया जाएगा। तो हम इसे बच्चे क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, समझिए। तो यहां पे आपने कहा कि जो सेल है, ये सेल लगभग शेप में कैसी है बेटा, क्यूबिकल है। और ये जो क्यूबिकल सेल है इसमें आपने कहा कि यहां पर सेल्स का जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस की तरफ क्या मौजूद है बेटा, कई सारे माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं। जब ये माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं तो इसकी वजह से यहां पर जो फ्री सरफेस है उसका जो शेप है ये लगभग लगभग हमारे टूथब्रश के जैसा हुआ कि नहीं हुआ ना। टूथब्रश में ब्रिसल्स पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, तो कुछ वैसे ही ब्रिसल्स जैसे आपको यहां दिखाई देंगे। तो ब्रिसल जैसे दिखने की वजह से ही आपने क्या कहा है, इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहा। और क्योंकि पाया जा रहा है माइक्रोविलाई, तो इसका काम क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो जितना भी नेफ्रॉन ने रीअब्जॉर्प्शन किया था
उसमें से लगभग 70 से 80% रीअब्सॉर्प्शन अकेले पीसीटी करता है। तो पीसीटी बहुत बड़े अमाउंट में रीअब्सॉर्प्शन करता है, इसीलिए पीसीटी ने क्या लेकर के आया, माइक्रोविलाई। फिर से लाइन ध्यान करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यहां इसका फंक्शन था कि बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होना था, तो सेल ने अपनी स्ट्रक्चर चेंज करी और सेल क्या लेकर के आया, माइक्रोविलाई लेकर के आया। तो सिंपल क्यूबॉइडल के अंदर इतनी बात समझ में आई। लिखो फटाफट इसको। क्या इतना दिख गया? डन। सो अब देखिए अगली बात आती है, और रादर अपन जो है इसके बाद अपने को बात करनी है सिंपल कॉलमनर के बारे में। कॉलमनर वर्ड का मतलब क्या हुआ, कॉलम। कॉलमनर मतलब क्या हुआ, कॉलम। देखो कमरे में कॉलम दिख रहा है, कॉलम की विड्थ क्या है, कम, और हाइट क्या है, ज्यादा। मतलब क्या हुआ, सेल पहले चपटी थी, हमने थोड़ा सा धक्का दिया, सेल की हाइट थोड़ी सी बढ़ी, तो कैसी हो गई, क्यूबॉइडल। थोड़ा सा और लंबा कर दो, तो अब ये सेल कैसी हो जाएगी, कॉलमनर। तो अगला जो मॉडिफिकेशन आएगा उसे क्या कहा जाएगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, जिसके बारे में अपन बात करेंगे कल। आज की क्लास के लिए अपन रखते हैं फिलहाल इतना। इतना जो कुछ हमने पढ़ा, इसमें कहीं किसी बच्चे को किसी वर्ड पे, किसी भी जगह पे कोई डाउट नहीं है? पक्का नहीं? क्या बेटा? पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी अपन ने पेज 292 पे डायग्राम देखा था नेफ्रॉन वाला, वो जो डायग्राम था उसमें नेफ्रॉन के अंदर अपने को दिखा था ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीटी कहते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम मिलेंगे कल।